इतिहास गवाह है कि सत्ता जब सेवा से हटकर स्वार्थ पर आ जाती है तो विनाश निश्चित होता है। साल 2011 कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग एक ऐसे बदलाव का गवाह बना जिसने 34 साल के वामपंथी शासन की जड़ें उखाड़ दी थी। ममता बनर्जी एक साधारण महिला जो संघर्ष की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन साल दर साल बीतते गए और सादगी का वो चोला धीरे धीरे सत्ता के अहंकार में बदलता गया। 2021 की जीत ने ममता को ये एहसास दिला दिया कि बंगाल में उनके सिवा कोई और नहीं है। यही वो मोड़ था जहां से अजेय होने का भ्रम शुरू हुआ। आज हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिन्होंने 2026 में ममता बनर्जी को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया। बंगाल के गांवों और शहरों में एक नया समानांतर प्रशासन खड़ा हो गया था, सिंडिकेट। ये सिंडिकेट क्या था? ये सत्ताधारी पार्टी के उन गुंडों का समूह था जो राज्य की हर आर्थिक गतिविधि पर अपना टैक्स वसूलते थे। अगर कोई गरीब अपना मकान बनाना चाहता था तो उसे सीमेंट और सरिया उसी सप्लायर से लेना पड़ता था जिसे टीएमसी का लोकल दादा तय करता था। सरकारी ठेकों से लेकर सड़कों के निर्माण तक हर जगह 15 से 20% का कमीशन फिक्स था। आम जनता अपनी खून पसीने की कमाई इन बिचौलियों के हाथों लुटते देख रही थी। दीदी ने मंचों से कटमनी वापस करने की अपील तो की, लेकिन उनके अपने ही विधायकों ने इस आदेश का मजाक उड़ाया। जनता का ये मौन गुस्सा धीरे धीरे एक चुनावी सुनामी में बदल रहा था। घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पन्ने कम पड़ जाएं। बंगाल की सीमाओं पर मवेशियों की तस्करी का एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने सत्ता के गलियारों तक अपनी पहुंच बना ली थी। अरबों रुपए का काला धन इधर से उधर हो रहा था। अनुब्रत मंडल जैसे कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि ये सिर्फ छोटे मोटे अपराध नहीं थे, बल्कि एक संगठित आपराधिक ढांचा था जिसे ऊपर से संरक्षण प्राप्त था। कोयला तस्करी घोटाले ने तो हद ही पार कर दी। बंगाल की खदानों से कोयला चोरी होकर देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा जा रहा था और इसका पैसा सीधे तौर पर राजनीतिक फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा था। जब केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की तो ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा, लेकिन जनता ने उन नोटों की गड्डियों को देखा था जो इन नेताओं के करीबियों के घर से मिल रही थी। ये बंगाल के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय है। शिक्षा, जो बंगाल का गौरव थी, उसे नीलामी की मेज पर चढ़ा दिया गया। हजारों योग्य उम्मीदवार जिन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षा पास की थी, वो सड़कों पर धरना देते रहे, जबकि मंत्रियों ने अपने करीबियों और पैसे देने वालों को नौकरियां बांट दी। जब कोर्ट के आदेश पर पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी हुई तो जो दिखा उसने पूरे देश की रूह कपा दी। कमरों में रखे 50 करोड़ से ज्यादा कैश और सोने के बिस्कुट, ये वो पैसा था जो युवाओं के भविष्य को बेचकर कमाया गया था। बंगाल के मध्यम वर्ग ने, जो शिक्षा को सबसे ऊपर रखता है, ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं किया। उन हजारों परिवारों की बद्दुआएं ममता के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। ममता बनर्जी हमेशा खुद को बंगाल की बेटी और महिलाओं का रक्षक कहती रही, लेकिन संदेश खाली की घटनाओं ने इस दावे की पोल खोल दी। शाहजहां शेख जैसे नेताओं ने वहां की महिलाओं के साथ जो किया और प्रशासन ने जिस तरह उन अपराधियों को बचाया, उसने साबित कर दिया कि सत्ता के लिए टीएमसी किसी भी हद तक गिर सकती है। फिर आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो काला दिन। एक युवा डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में हुई दरिंदगी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सरकार ने जांच को भटकाने की कोशिश की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और न्याय मांगने वालों पर ही लाठियां बरसाई गई। रात दखल करो के नारे के साथ जब बंगाल की लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी तो ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक यानी महिलाएं अब उनसे पूरी तरह टूट चुका है।
राजनीति जब वोट बैंक के लिए धर्म का सहारा लेती है तो समाज बंट जाता है। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक वोटों को सुरक्षित करने के लिए तुष्टीकरण की हर सीमा पार कर दी। घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप और CNSE पर उनका उग्र विरोध बहुसंख्यक आबादी के मन में डर पैदा कर गया। मतुआ समुदाय और राजवंशी वोटर्स जो कभी TMC के साथ थे, उन्हें लगा कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी का आपा खोना विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। बंगाल का चुनाव विकास बनाम विनाश से हटकर पहचान की लड़ाई बन गया, जहां हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। बंगाल में लोकतंत्र की परिभाषा हिंसा बन चुकी थी। हर चुनाव के बाद विरोधियों के घर जलाना, महिलाओं के साथ बदसलूकी और हत्याएं आम बात हो गई थी। 2021 के बाद हुई चुनाव बाद की हिंसा ने हजारों लोगों को पड़ोसी राज्यों में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। पंचायत चुनावों में जिस तरह बिना लड़ाई के TMC ने सीटें जीती, उसने साफ कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जब जनता को डराकर चुप कराने की कोशिश की जाती है तो वो अपना जवाब बैलेट बॉक्स में देती है। 2026 में बंगाल की जनता ने वही खामोश क्रांति की जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी के रणनीतिकारों को भी नहीं थी। ममता बनर्जी ने अपने आसपास चापलूसों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जो उन तक कड़वा सच पहुंचने ही नहीं देती थी। पुराने और ईमानदार नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और सारा नियंत्रण अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी सलाहकारों के हाथ में चला गया। इससे पार्टी के अंदर एक ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड की जंग छिड़ गई। शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेताओं ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने TMC के संगठनात्मक ढांचे को ही भीतर से खोखला कर दिया। ममता बनर्जी की रैलियों में भीड़ तो आ रही थी, लेकिन वो भीड़ TMC के बाहुबल की वजह से थी, प्रेम की वजह से नहीं। मतगणना का वो दिन, 2026 की वो तपती दोपहर, जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते गए, TMC के दफ्तरों का शोर सन्नाटे में तब्दील होता गया। ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये ममता बनर्जी के 10 साल के कुशासन के खिलाफ एक जनादेश था। ममता बनर्जी ने वही गलती की जो इतिहास के हर तानाशाह ने की है, जनता को छोटा समझना। आज ममता बनर्जी सत्ता से बाहर है और बंगाल एक नए, अनिश्चित लेकिन बदलाव की उम्मीद वाले युग में प्रवेश कर चुका है।